नमस्कार, मैं रमेश पौडेल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 हिंदी का चतुर्थ पाठ दीवानों की हस्ती इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। इसका जो मूल पाठ है इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए 1 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? आप जानते हैं ना, कवि कहीं भी जाते हैं, अर्थात कहीं भी अपने दोस्तों के साथ जब कभी जाते हैं तो खुशियां लेकर जाते हैं, और जब वो लौटने लगते हैं तो लोगों में एक दुख होता है, एक गम भर जाता है और आंसू बहने लगते हैं उनके। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार से कवि खुशी बांटता है वहाँ, उसके जाते ही वो खुशियाँ वहाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर से वहाँ दुख प्रकट हो जाता है। इसलिए कवि खुद को कहता है कि मैं असफल हूँ और मेरे द्वारा जो भी खुशियाँ प्रदान की गई हैं वो एक स्थायी और चिर नहीं है, इसलिए मैं असफल हूँ। इस प्रकार कवि खुद को भी ब्लेम करता है ना। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है ना। मस्ती की दुनिया भर जाती है वहाँ, उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, इसलिए 2 नंबर का प्रश्न है, देखिए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? अभी मैंने बताया कि भिखमंगों की दुनिया से यहाँ मतलब ये है कि यह जो दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। फिर भी कवि ने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया लेना जानती है तो मैं दूंगा भी नहीं, ऐसा उसने नहीं सोचा। वो जहाँ भी गया उसने प्यार लुटाया, जहाँ भी गया उसने खुशियाँ दी। ठीक है, तो प्यार लुटाने वाला कवि जो है अपने आप पर, अपने हृदय पर खुद के ऊपर एक असफलता का भार लेकर चलता है ना। तो क्या इन सब चीज़ों से हम वो निराश है या खुश है? समझ में आ ही रहा है कि वो निराश है ना। तो असफलता क्या है? वही असफलता कि लोगों को खुश तो करता है पर कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका चलना, उसका काम है चलना, उसका स्वभाव है एक जगह से दूसरे जगह जाना। अगर वो एक ही जगह रहकर लोगों को, जो वहाँ पर जितने लोग हैं उनको खुश करने लगे तो फिर वो दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। कितनों को खुश करना है उसे, तो है ना। तो देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उससे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। साथ ही वह स्वतंत्रता भी देना चाहता है जो अभी तक नहीं दे सका। कवि निराश है क्योंकि उसने स्वतंत्रता नहीं दी अब तक, इसलिए वो निराश भी है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। कवि ने जितनी भी खुशियां दी वे स्थायी नहीं हैं, क्योंकि जब वह लौटता है तो आंसू बहने लगते हैं, है ना। तो इससे लगता है कि कवि निराश है। तीसरा प्रश्न है, देखिए। कविता में ऐसी कौन सी बातें जो आपको सबसे अच्छी लगी? ठीक है ना। तो कविता में सबसे अच्छी अगर बात हम देखते हैं तो देखिए, एक तो अपनी खुशियाँ दूसरों को देना, दूसरों के जो दुख होते हैं उनको सुन लेना, उनके साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाना, है कि नहीं। उनके दुख होते हैं, उनके सुख होते हैं लोगों के, उन दुख और सुखों को एक समान रूप से लेना। जब लोग दुखी होते हैं तब उनके साथ खुद दुखी हो जाना, और जब वो खुश रहते हैं तो उनके साथ आनंद से मस्ती करना। ये सब चीज़ें जो कवि ने कही हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। कवि कहते हैं कि हम सबके
सुख दुख एक हैं, है ना, सभी के सुख दुख समान होते हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। अर्थात जब हम दुखी होते हैं तो इतना ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर हम निराश हो जाएंगे तो जो हमें काम करना है उसको हम भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक हतोत्साहित हो जाएंगे, हमारे में कॉन्फिडेंस जो होता है वो लेवल घट जाएगा। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। और जब हम खुश रहते हैं तब हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करने लगे तब भी हम सफल नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। ठीक है, कविता से आगे देखिए, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। आप जानते हैं कि सभी के जीवन में मस्ती होना जरूरी है ना। जीवन में मस्ती तो होनी चाहिए, पर वो मस्ती कब हानिकारक हो सकती है बताइए। देखिए, सभी के जीवन में मस्ती सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण चीज है। आनंद से हमें जीना चाहिए, पर वह आनंद जिस चीज को हम ले रहे हैं, जिस चीज में हम मस्ती कर रहे हैं, वह मस्ती अगर किसी दूसरे लोगों को आघात पहुंचाती हो, ठीक है, उस मस्ती की वजह से किसी अन्य लोगों को दुख पहुंचता हो, तो वह मस्ती काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक हम मस्ती कर रहे हैं किसी चीज में, तो हमारी मस्ती की वजह से अन्य जो लोग हैं उनको दुख पहुंच रहा है, तो क्या वो मस्ती ठीक है? नहीं है ना। हाँ, तो मस्ती तो हमें हमेशा करना चाहिए, पर जिस मस्ती से अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को, हमारे अपने दोस्त या मित्र या अन्य कोई भी हो, अगर उस मस्ती से उनको एक गलत प्रभाव पड़ रहा हो, उनको दुख पहुंच रहा हो, तो हमें ऐसी मस्ती नहीं करनी। ठीक है ना। अनुमान और कल्पना देखिए, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है। अपना अस्तित्व मतलब अपना जो उनका कवि का एक अस्तित्व है उसको उन्हें नकार दिया। नकारने का मतलब होता है खत्म कर दिया है, ठीक है, अथवा कम कर दिया है। हम दीवानों की क्या हस्ती, देखिए, है आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती। हस्ती का मतलब क्या बताया था आपको? सामर्थ्य, औकात, है ना। तो हमारी तो क्या औकात है कि आज हम यहाँ हैं और कल कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। यहाँ कुछ विरोध दिखता है, देखिए आगे चलते हैं, दिखाएंगे आपको विरोध। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है। ऊपर तो उसने अपने अस्तित्व को नकार दिया कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना, अपने आप को उसने नीचे गिरा दिया। अब आगे खुद को बहुत ही बड़ा दिखा रहा है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं कि मस्ती की यह जो दुनिया है हमारे साथ चलती है, जहां हम धूल उड़ाते हुए जाएंगे, जहां हम खुशियां लेकर जाएंगे, वहां पर मस्ती का आलम साथ चलता है। ठीक है, तो यह फक्का मस्ती का उदाहरण है, फाका मस्ती। ठीक है, तो फाका मस्ती बोलते हैं इसको, जहां हमारे पास कुछ नहीं होता है तब भी हम खुश रहते हैं। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। ठीक है, कुछ नहीं है हमारे पास तब भी हम खुश हैं, इसका मतलब वो फाका मस्ती है। ठीक है ना। तो कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। तो देखिए, ऊपर जो एक हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, इस पंक्ति में कवि ने अपने आप को नीचे गिरा दिया, है ना, और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, हम ही तो हैं जो मस्ती लेकर आते हैं, ऐसा कहकर कवि ने खुद को एक बहुत ही ज्यादा महत्व के साथ प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यह जो फाका मस्ती है, ये दोनों पंक्तियां, ऊपर की दो लाइन और नीचे की दो लाइन, एकदम विरोध में है ना। एक में कवि ने अपने आप को महत्व नहीं दिया, महत्वहीन बताया, और दूसरे पंक्ति में कवि ने अपने आप को बहुत ही महत्व के साथ प्रस्तुत किया। तो और कितने ऐसे पंक्ति हैं कविता में, उनको आपको ढूंढना है और लिखना है। हम कुछ दे रहे हैं आपको, देखिए, कि जो परस्पर विरोधी हों। देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। देखिए, अभी तो उल्लास बन के आए थे,
और अभी अभी आंसू बन के जा रहे हो, अर्थात अभी तो खुशियां लेकर आए थे, अभी क्या गम दे के जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर उल्लास और आंसू ये दो परस्पर विरोधी हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से, यह धरती से, इस दुनिया से हम कुछ लेते हैं। क्या लेते हैं? कभी ज्ञान लेते हैं, उनके जो दुख होते हैं उनको लेते हैं, और जग को अपना प्यार देकर चलते हैं अथवा ज्ञान देकर चलते हैं, है ना। तो इसमें लेना और देना ये दो परस्पर विरोधी हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए। हमने लोगों के साथ हम मिले, उनके साथ घुल मिल गए, उसके बाद उनके जो दुख हैं उनको हमने सुन लिया, हमारे अपने जो दुख हैं उनको कह दिया, और उनके जो सुख थे उनको भी हमने सुन लिया, और हमारे जो सुख थे उनको भी हमने कह दिया। तो इसमें दो बात कही हमने, दो बात उनकी भी हमने सुनी, सुख दुख की बात, और कुछ हंसे। जब सुख की बात होती है तो हम हंस पड़े, और कुछ रोए जब दुख की बात थी तो हम भी रो दिए, है ना। तो इसमें रोना और हंसना देखिए परस्पर विरोधी हैं। अब चलते हैं भाषा की बात में, ये देखिए महत्वपूर्ण है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो छक्कर का अर्थ ही होता है जी भरकर अथवा खुलकर, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग कवि ने संतुष्टि, अर्थात कि मैं जी भर के, अर्थात वो अपनी संतुष्टि को जता रहे हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने संतुष्टि को जताने के लिए किया है। तो इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर, है ना। तो देखिए आगे कुछ हैं, आप इसके अलावा भी अन्य कुछ लिख सकते हैं, जैसे खींच कर, है ना, सीना खींच कर बोलते हैं हम, पी कर, है ना, मस्ती पी कर, मुस्कुरा कर, वो भी एक संतुष्टि, जब हम खुश होते हैं तभी हम मुस्कुराते हैं ना, और देकर, मस्त होकर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।